ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। हाँ चलो देखो, कल पढ़ा रहे थे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर संदेहवाचक तक पढ़ा। वाक्य के भेद कितने हो गए थे? 8, 5 पढ़ा दिए थे। 8। ये कक्षा जो है हिंदी, व्याकरण, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद संख्या 8 है। इसी संख्या 8 है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहला विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। दूसरा क्या लिखा? निषेधवाचक वाक्य। हाँ? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक प्रश्नवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेत। संदेहवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा सर। आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। बहुत बोलते हो। हम देखेंगे कि विधानवाचक वाक्य में क्या होता है। क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है, क्रिया की प्रधानता होती है या एक क्रिया होती है। इसमें एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है और एक कर्म। कर्म नहीं, और एक कर्ता होता है। कर्ता एक कर्ता होगा, कर्ता एक होता क्रिया है। होगी। साधारण वाक्य के नाम से भी इसको जानेंगे। और जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है, इसमें क्रिया के होने का बोध होता है, इसमें क्रिया के होने का बोध होता है।
होने का बोध होता है, निषेध में एक नहीं क्रिया होता है। होती है, एक क्रिया होती है, एक क्रिया। इसमें क्रिया के न होने का बोध होता है, क्रिया के न होने का बोध होता है, न होने का बोध होता है। और प्रश्न में प्रश्न पूछने का प्रश्न पूछने का बोध क्रिया होता के है। प्रश्न पूछने का। और संकेत में क्या होता है, एक एक क्रिया क्रिया दूसरी निर्भर क्रिया होता पर है। आश्रित दूसरी होती है। क्रिया पर निर्भर होना। एक क्रिया जो है, या एक किसी क्रिया, शर्त की पूर्ति। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी, दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी, दूसरी क्रिया पर, या दूसरी क्रिया शर्त पर की कोई आश्रित होगी। पूर्ति हो। और संदेह वाक्य में क्या हमने बताया था, क्रिया में संदेह या जिस वाक्य में संभावना क्रिया में संदेह हो। संदेह या संभावना का बोध प्रकट होता हो। हो, जिस वाक्य में क्रिया में संदेह या संभावना का बोध होता हो, संदेह का भी और संभावना का भी बोध होता हो, संदेह और संभावना, संदेह की भाव का प्रकट करना। संदेह और संभावना, भावना, संभावना का बोध होता है। और इच्छा वाक्य में क्या होता होगा, बताओ। इच्छा है ना कि हम अच्छे अंक से पास जिस हो वाक्य जाएं, में इच्छा। आशीर्वाद अभी देना या चाहे कि फिर हम कुछ इच्छा चीज का में प्रार्थना न करना। होना पड़े, तो उसके लिए आशीर्वाद की या जरूरत इच्छा। पड़ेगी। यानी इच्छावाचक में जिस वाक्य में आशा की जाए, आशा की जाए, या प्रार्थना की जाए, इच्छा की जाए, शुभकामना दी जाए, कामना की जाए, शुभकामना का भाव हो, नोट कर लो सारे बच्चे, नोट करें। जिस वाक्य में आशा, इच्छा, कामना, शुभकामना का भाव हो, उन्हें इच्छा वाक्य कहते हैं। एक बार बताइए सर, एक बार बताइए। जिन वाक्यों में, नोट करो, जिन वाक्यों में आशा, इच्छा, जिन वाक्यों में आशा, इच्छा, कामना, शुभकामना, कामना, शुभ कामना का भाव बोध हो, का बोध का हो, भाव बोध हो, उसे इच्छावाचक कहेंगे। उसे इच्छावाचक जैसे कहेंगे। आयुष्मान बने रहो, आयुष्मान बनो, ईश्वर करें तुम सदा खुश रहो, ईश्वर करें तुम सदा खुश रहो। आओ सैर करते हैं, यह मन में इच्छा है, आओ सैर करते हैं, आओ सैर करते हैं। आओ सैर करते हैं, मेरे बच्चों की सारी आओ कामनाएं सैर पूर्ण करते हो, हैं। कामना, मेरी बच्चों की सारी कामना पूर्ण हो, कामना भी आ जाएगा, उदाहरण लिख लो, मेरे बच्चों की सारी कामना पूर्ण हो। यानी जिन वाक्यों में आशा, इच्छा, कामना, शुभकामना का भाव का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे खुश रहो, आयुष्मान बनो, ईश्वर गुड मॉर्निंग करे तुम सर। सदा खुश रहो, तुम्हारी सारी नमस्ते सर जी। कामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, ठीक है, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। उसे इच्छावाचक कहते हैं। इसे इच्छावाचक में ये 3-4 चीजें आएंगी, तभी वो वाक्य इच्छावाचक में बदल जाएगा, ठीक है। अब आज्ञावाचक में जी सर। नोट करो, जिन वाक्यों में अनुरोध, अनुरोध, आज्ञा, अनुमति का भाव हो, जिन वाक्यों में अनुरोध, 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 आज्ञा, अनुरोध,
आज्ञा अनुरोध, आज्ञा, अनुमति, अनुमति, अनुमति। एक तरफ अनुमति का बोध। इसमें अनुरोध भी करेगा, दूसरी तरफ आज्ञा प्रार्थना भी भी देगा। ऐसा ये वाक्य है जिसमें एक तरफ अनुरोध भी किया जाता है और दूसरी तरफ आज्ञा भी किया जाता है, आदेशित भी किया जाता है। अनुमति का भी भाव जिसमें व्याप्त होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नोट कर लो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य अनुरोध, आज्ञा, अनुमति का भाव हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जल्दी आओ, ये बताओ किसके तरफ बोध कर रहा है? जल्दी आओ, खाना खाओ, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। बैठ शीघ्र जाओ, लौटने की कृपा करो, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। ये किस- आज्ञावाचक। अनुरोध हो रहा है, समझ में आ रहा है? आप हमारे घर अवश्य आए। आज्ञावाचक। अनुमति का बोध हो रहा है सर। अनुमति। अनुमति। एक तो मैंने उदाहरण किसका कहा? अनुरोध और आज्ञावाचक। अनुरोध, आज्ञा और अनुमति का आज्ञा, भाव। ठीक है, अनुमति का यानी एक तरफ अनुरोध किया जाता है, दूसरे तरफ आदेशित भी किया जाता है और तीसरे तरफ अनुमति का भी भाव प्रकट करता है। ठीक है, याद रहेगा? जी सर। यस सर। विस्मय वाचक वाक्य। में उपदेश भी नहीं दिया जाता है। एक ट्रिक है, एक कोई गाना इस पर याद है जिसमें तीनों चारों याद हो आ जाए? आज्ञा, आदेश, अनुमति। सुना रहे हैं। देखो, एक ट्रिक याद रखना कि मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ में। कौन किससे अनुरोध कर रहा है, कौन किसको आज्ञा दे रहा है? सर रोगी मतलब जो रोगी है वो अनुरोध कर रहा है कि हाँ बताओ, जल्दी अनुरोध बताओ। कर रहा है रोगी। बहुत अच्छा, रोगी अपने बहुत सही संबंधित बता रहे हो। अनुरोध भी अनुरोध कर रहा है सर, जो ठीक है उससे कि जाओ डॉक्टर वैद्य या किसी को बुलाओ। सर लोग समझ में नहीं आया। मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। कौन किससे बुलाओ। अनुरोध कर रहा है? रोगी रोगी अनुरोध कर रहा है सर। भावना क्या दे रहा है? रोगी अब पहचान, रोगी अब पहचान में आया, अब पहचान में आया। यस सर। हम पहचान जाएंगे। यस सर। और Yes, कोई गाना sir. सुनाए? इतना बहुत काफी Yes, है, sir. याद रखना, इतना बहुत काफी है, इतना बहुत काफी है। अगला चलो देखो, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक होता क्या है? हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि इसमें का बोध कराता है। आश्चर्य और हाँ बेटा, विस्मयादिबोधक हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, प्रेम, विस्मय हर्ष, आदि का बोध अशोक कराता है। आदि का यानी लिखो हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि के भाव को जो प्रकट करता है दया भी सर। विस्मय आदि वाक्य कहलाता है। हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया आदि का बोध कराता है। बोलिए सर। तेज नहीं बोल रहे हैं बेटा, तेज कहाँ बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत तेज बोल रहे हैं सर। नहीं बेटा, तेज नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे लिखो। तेज नहीं बोलिए बोल रहे हैं। सर।
हर्ष, शोक, घृणा, एक करुणा, बार और बोलिए दया, सर। विस्मय आदि का जो बोध कराता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जिसमें विस्मयवाचक भी तो कहते हैं वाह ना। जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वाह वाह, उफ जैसे शब्द का प्रयोग होता है, अरे जैसे शब्द का प्रयोग होता है, हाय हाय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो, बात होगा। मन से पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो। उफ कितनी गर्मी है। देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे लगता है, नीचे जीरो लगा लेना, ऐसे ये चिन्ह देखो, शाबाश के आगे ये चिन्ह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ये लगेगा चिन्ह, गलती मत करना, चिन्ह लगा लेना। जैसे उफ, उफ मैंने बोला, उफ के आगे लगा लेना, उफ कितनी गर्मी है। हाय ऐसा क्या हो गया, हाय ऐसा क्या हो गया, हाय के आगे ये चिन्ह लगाना है, नोट रहे, ये चिन्ह हाय के आगे लगाना है। जिससे पूरे हाय में मर गया। नहीं बेटा ऐसा मत कहो, बहुत तुमसे उम्मीद है, माता पिता भी तुमसे उम्मीद रखे हैं, हम भी तुमसे उम्मीद रखे हैं, देश भी तुम पर निर्भर है, क्यों मरने की बात कर रहे हो, मरना नहीं है। ठीक है, मास्क लगाओ, बचो, मरने के बारे में मत सोचो। यस सर। जी सर। सर स्कूल खुलने वाला है ना। सोच रहा है नंबर भर स्कूल अरे खुलने तुम वाला है अभी ना। तक लिखे नहीं, लिखो, अरे तुम अभी तक लिखे नहीं, ये किस तरह का वाक्य है। विस्मयादि विस्मयवाचक वाक्य है। सर एक बार और शाबाश, बोल तुम दीजिए। बहुत अच्छे लिखे हो, बहुत मनोयोग से मेरे, शाबाश, मेरे बच्चे बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं। ठीक है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। विस्मय हो गया। सर 21 सितंबर से स्कूल खुलेगा क्या। खुलेगा बेटा, तुम मेरे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, विद्यालय तुम्हारे साथ है, परिवार तुम्हारे साथ है, समझो स्कूल खुला हुआ है। नो सर। ठीक है, यस सर। पूरा देवस्थली परिवार अपने बच्चों के साथ है, स्कूल बंद कहाँ है, स्कूल तो खुल ही रहा है। हम लोग स्कूल में कब आएंगे सर। आओगे, आओगे बेटा, स्कूल में आओगे, निश्चित आओगे। 2021 में सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विद्यालय परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। यार इतना मन कर रहा है तो ठीक है, आगे देखो, विस्मय आदि बोधक में हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि का जो बोध कराता है, विस्मय आदि बोधक कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए, एक ट्रिक इसका याद कर लो, वाह वाह राम जी शादी क्या कराई, वाह वाह राम जी शादी क्या याद रहेगा। राम जी का जोड़ी क्या बनाई। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, और अगली लाइन बताओ, अगली लाइन बनाओ। भैया और भाभी को बधाई हो, बधाई। ठीक है, तुमको भी बधाई हो, तुमको भी बधाई हो, तुम्हारे भैया और भाभी को भी बधाई हो। अब पहचान जाओगे, बधाई के पात्र तभी बनोगे जब इस वाक्य को पहचान जाओगे, तभी बधाई के पात्र बनोगे कि विस्मय आदि बोधक वाक्य क्या है, विधानवाचक वाक्य क्या है, निषेधवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, संकेतवाचक क्या है, संदेहवाचक क्या है, इच्छावाचक क्या है, आज्ञावाचक क्या है। बेटा विस्मयवाचक जब क्या इन है। सारे वाक्यों को
उदाहरण के साथ पहचान जाओगे तो बधाई ही बधाई होगी। तुम्हें भी, तुम्हारे भैया भाभी को भी बधाई हो। ठीक है, वाक्य पहचानने का प्रयास करो। आगे बढ़ाइए एक वाक्य सर। बोल रहे हैं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। सौम्या 10वीं या अमन 9वीं कक्षा में पढ़ता है। सर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक 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 है सर। कक्षा में पढ़ता है, किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक अमन 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। निषेधवाचक क्या अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है? प्रश्नवाचक निषेधवाचक। अमन तुम 10वीं कक्षा में पढ़ो। संकेतवाचक। अरे अमन तुम 10वीं कक्षा में पढ़ने लगे। काश अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता। इच्छावाचक। कहाँ बोले? कभी याद हुआ? यही सोच रहे हैं। काश सौम्या 10वीं में पढ़ती। इच्छावाचक सर। अमन 10वीं में पढ़ता होगा। अमन 10वीं में पढ़ता होगा। संदेहवाचक। अमन 10वीं में पढ़ता होगा। किस तरह का वाक्य है? संदेहवाचक। तुमको संदेह नहीं है? इतना साफ संदेह का वाक्य है। चलो बैठो, संदेहवाचक वाक्य। शायद तुम मनोयोग से नहीं सुनते हो। किस तरह का वाक्य हो? बहुत अच्छा। यदि मुझे अनुमति मिले तो मैं 10वीं में पढ़ता। संकेतवाचक। यदि मुझे अनुमति मिले, ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि मुझे अनुमति मिले तो मैं भी कक्षा 9वीं में पढ़ता। संकेतवाचक है सर। यदि मुझे अनुमति मिले तो मैं भी कक्षा 9वीं में पढ़ता। किस तरह का वाक्य है? संकेतवाचक। बहुत अच्छा। संकेतवाचक। बहुत अच्छा। थोड़ा मन से तुम लोग पढ़ो, मन से नहीं सुनोगे तो इतना बच्चे जवाब दे रहे हैं तुम लोग। यहाँ बैठे हो तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। और वहाँ कोई सामने बैठा है क्या सर? सर ज्यादा बच्चे हैं क्या सामने? नहीं बेटा, 2 बच्चे हैं, 2 ही केवल बच्चे हैं। तो कोचिंग करते हैं? नहीं, ऐसे विद्यालय प्रांगण के बच्चे हैं, बैठे हैं। सर हॉस्टल चल रहा है अभी क्या? नहीं, अध्यापक के बच्चे हैं। महेश को बोलने से रोको। किस तरह का वाक्य है? आज्ञावाचक। को बोलने से रोको। किस तरह का वाक्य है? महेश को बोलने से रोका जा सकता है। किस तरह का वाक्य है? महेश को बोलने से रोका जा सकता है।
संदेहवाचक वाक्य। नहीं बेटा, देखो इसमें एक क्रिया है, महेश है, करता है, रोका जा सकता है, एक क्रिया है। ये जो मैं ट्रिक कल बताया, इसको ध्यान दो तब पहचान पाओगे। जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। ये विधानवाचक वाक्य है। महेश को बोलने से रोका जा सकता है या रोका जाता है। मोहन, तुम रोज बाजार जाया करो। किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक। नहीं बेटा, आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। मैं आज्ञा टीचर। ठीक है। अच्छा स्कूल जाएगा, अच्छा स्कूल जाएगा, किस अच्छा स्कूल जाएगा किस तरह का वाक्य बनेगा? इसमें आदि इच्छावाचक। इच्छावाचक कहाँ है? इच्छावाचक सर। खाली ले ले बस, 4 2 में चल रहे। महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना? किस तरह का वाक्य है? महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना? प्रश्नवाचक है सर। सर मैंने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। बहुत अच्छे। महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना? सर बहरे लोगों ने नहीं सुना है। प्रश्नवाचक। गलतिया बॉबी ये बाबू पे, तू ही एगो हमर बॉबी हो। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। संसार में सब सुखी रहें। इच्छावाचक। क्या व्याकरण की पुस्तक आपने पढ़ा है? यस सर। विधानवाचक सर। प्रश्नवाचक बेटा। प्रश्नवाचक। अमन आज खेलने गया है। क्या सर? अमन आज खेलने गया है। कहाँ पे? विधानवाचक। बहुत अच्छा। ग्राउंड खुला है। ठीक है। इसमें एक कर्ता एक क्रिया है। यस सर। खेलने गया, गया। हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। अमन गया, खेलने गया, एक क्रिया है। एक ही अमन करता है। जहाँ एक करता है, एक क्रिया है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। यस सर। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इसके कुछ प्रश्न आप लिख लें, कल हल करके लाएंगे। ओके सर। कल पूछेंगे आपको अपनी कॉपी में हल करना है। आराधना ने यह पुस्तक पढ़ी है। सारे बच्चे नोट करें। इसके बाद आगे वाक्य बनाकर लिखना है कि कौन किस तरह का वाक्य है। पहला, आराधना ने यह पुस्तक पढ़ी है। दूसरा, क्या संसार में सब सुखी हो जाएं? क्या संसार में सब सुखी हो जाएं? जवाब देना है किस तरह का वाक्य है। उसने, तीसरा,
उसने सब उपाय छोड़ दिए। उसने सब उपाय छोड़ दिए। क्या मनोज ने, चौथा, क्या मनोज ने यह पुस्तक, क्या मनोज ने यह पुस्तक पढ़ी है? क्या मनोज ने यह पुस्तक पढ़ी है? किस तरह का वाक्य होगा? नोट करें। प्रश्न। अगला क्वेश्चन नोट करें। अमन आज खाना नहीं खाया है। किस पेज नंबर पे है सर? आओ सैर करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, आओ सैर करते हैं। आओ सैर करते हैं। इधर आओ सैर करते हैं। किधर होगा? किधर सर? किधर होगा? कहाँ है सर? अपने मन से बोल रहे हैं बेटा, उसमें नहीं मिलेगा। चलो इसको लिखकर बनाना होगा। कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? 6। इतना क्वेश्चन पर्याप्त है। सारे बच्चे इसको हल करेंगे। या कौन किस तरह का वाक्य है, ठीक है? और सारे बच्चे कापी पर इस अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, सारे भेदों को लिखना है, परिभाषा लिखनी है, इसके 2-2 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है? आप लोग इसको होमवर्क कर लें। सर होमवर्क कर लें। हाँ, फेयर कॉपी पे लिखना है। होमवर्क कर लें। तो पहले वाला चैप्टर भी। हाँ, इसके पहले जो समास क्या पढ़ाए थे? समास ना? समास यस सर। अच्छे समास से ही हम पढ़ाए पढ़ा थे चुके हैं। सारे समास सर समाज पढ़ाते हैं। सर। इसको समास रचना के समाप्त भेद हो पे नहीं चुका है। बताएंगे। उपसर्ग भी उसको भी लिखेंगे। हाँ, उपसर्ग को याद करने को दिए थे। सारे उपसर्गों को आपको याद करना है। हिंदी के 24 उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और संस्कृत चैट के करने वाला उपसर्गों ऑप्शन को हटा आप दिया है। लिखकर उसका अर्थ याद करेंगे। उससे बनने वाले 2-2 शब्दों को उदाहरण में लिखेंगे। उसके बाद समास प्रकरण को भी आप लिखेंगे। जो समझ में नहीं आएगा, समय है, आप उस पर हम मुझसे बात करिए, उसका निदान होगा। ये सारा होमवर्क आप करें। रचना के आधार पर नहीं पढ़ाएंगे। किसके आधार पर बेटा? रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर कल पढ़ाएंगे। याद रखना, इसमें रचना के आधार तो सिलेबस में नहीं है। 10th में चलोगे बेटा तो रचना के आधार पर पढ़ाएंगे। रचना के आधार पर। सर बुक नहीं है इसलिए पूछे हैं। नहीं बेटा, रचना के आधार पर कक्षा 10वीं में पढ़ना होगा। कौन से बुक रचना है? के कौन सा आधार बुक है पर वो? वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखो, ये चीज अच्छे से समझ जाओ। ये जो वाक्य है, देखो तो कितना मिनट है बेटा? देखो तो 6 मिनट है। 6 मिनट है ना? पढ़ लोगे। देखो, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह, बंद कर दे रे मधुराई, बंद 2 चीज लिख रहे हैं। कुंडी लगा दे। वाक्य जो है, शब्दों के बताए थे सार्थक इस समूह चीज को को। वाक्य कहते हैं। हाँ? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य शब्द के कहेंगे। सार्थक
या सार्थक शब्दों के समूह को, 3 चीज लिख रहे हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे या सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, दूसरा वाला के समूह को, या दोनों को, या दोनों को, या दोनों को, या कोई नहीं, या कोई नहीं। बताओ कौन विकल्प सही होगा? सर दोनों को। सर कोई नहीं, दोनों को सर दोनों को, कोई नहीं, दोनों को सर, कोई नहीं, दोनों को सर, सर दोनों को सार्थक समूह को, दोनों को सर। शब्दों के सार्थक समूह को। यदि देखो इसकी परिभाषा याद रखो, कैसे हम परिभाषा, वाक्य की परिभाषा देखो। दोनों को सर, मैंने लिखा शब्दों के सार्थक समूह को दोनों को, या सार्थक शब्दों के समूह को कहेंगे, या दोनों नहीं कहेंगे, या किसी को नहीं कहेंगे। किसी को नहीं कहेंगे, नहीं बेटा, शब्दों के किसी को नहीं सार्थक कहेंगे। शब्दों का सार्थक समूह ऊपर वाला रहेगा। मैं किसी सार्थक को नहीं समूह कहेंगे, लिखता हूं, पदों से। तो मोहन एक शब्द है, सोहन एक शब्द है, सोहन एक शब्द है, राम एक शब्द है। क्या मोहन, सोहन और राम को हम वाक्य का सार्थक समूह कह सकते हैं? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये विकल्प गलत है। नहीं न कह सकते। लेकिन मैं बात करूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो एक तो सार्थक मैं शब्दों का समूह बना दिया। यह क्या करता है? एक अर्थ प्रदान करता है, एक व्यवस्थित अर्थ प्रदान करता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है? यस सर। कौन विकल्प सही होगा? सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। परिभाषा याद रखो, परिभाषा याद हो जाएगा। यस सर। सार्थक शब्दों के समूह, सार्थक शब्दों के समूह। अब समझ में आया? यस सर। वाक्य की परिभाषा। शब्द और पद में क्या अंतर है? देखो बेटा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। यदि वाक्य में वह यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त है तो ये राम को अलग लिख देंगे तो ये शब्द कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा। लेकिन यदि यही वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो यही शब्द पद कहलाएगा। यही शब्द, ये पुस्तक, यही शब्द पद कहलाएगा। इसी को हम पद कहेंगे। 10th में चलोगे तो इसका पद परिचय बताएंगे। सार्थक में क्या होता है? थैंक यू। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ। अर्थ देता हो। सार्थक माने अर्थ के साथ। यस सर। यस। समझ में आ गई बात? यस सर। यस। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ। वाचक, अभी विधान वाचक, वाचक का मतलब होता है बोलने वाला। वाचक माने यस सर, बोलने वाला, बतलाने वाला। जैसे विधान वाचक, विधान के बारे में बतलाने वाला। आज्ञावाचक, आज्ञा के बारे में बतलाने वाला। विस्मयवाचक, विस्मय के बारे में, हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय के बारे में बताने वाला। वाचक मतलब होता है बतलाने वाला। ठीक है? कहने वाला। इतनी बात समझ में आ गई? ये परिभाषा समझ में आ गया? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। ठीक है? अब वाक्य को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? देखो, वाक्य को 2 भागों में, 3 भाग में। सर किसी का भी अर्थ तो सार्थक कहलाता है। 3 भेद होता है। नहीं बेटा, सार्थक भी होता है, सार्थक भी होता है, निरर्थक भी होता है। देखो, वाक्य को हम 3 आधार पर पढ़ते हैं। एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, इसके 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। और क्रिया के आधार पर,
क्रिया के आधार पर जिसको हम वाच्य नाम से जानते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। इस रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, पहला सरल वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर हम अभी 8 भाग को पढ़ चुके हैं। क्रिया के आधार पर हम पढ़ेंगे 10th में, इसको पढ़ेंगे जिसे हम वाच्य कहते हैं। ये वाच्य भी 3 तरह के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। इसी भाव को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्रिया कहते हैं, जिसे हम क्रिया कहते हैं। नोट कर लो, नोट करो। ये क्या कर रहे हैं? दिख ही नहीं रहा है सर, दिख ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख ही नहीं दे रहा है सर। तो नोट करो, तो बोल दे रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। नोट करो, रचना के आधार पर हम वाक्य को 3 भागों में पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर अभी हम पढ़ चुके हैं, 8 भागों में पढ़ते हैं। और क्रिया के आधार पर यह भी वाक्य का ही भेद है, वाच्य, यह भी वाक्य का ही भेद है, जिसे हम वाच्य कहते हैं। यह आधार क्रिया का होता है, जिसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्त मतलब कर्त माने करने वाला, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसका हम निर्धारण करते हैं, किसकी कहाँ प्रधानता है। 10th में चलेंगे तो इसको हम पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। सर रचना पर कौन कौन बोले हैं? रचना के आधार पर 10th में पढ़ने को मिलेगा बेटा। 9th में जो पढ़ना है वो हम पढ़ा चुके। अर्थ के आधार पर 8 भेदों को हम पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर। इसके बाद ठीक सिलेबस में आपको अलंकार मिलेगा। अच्छा सर ये बताइए। हाँ बेटा। सर ये बताइए, सर किसी का भी अर्थ हम निकालेंगे तो सार्थक कहलाएगा क्या? बोलो बेटा। किसी का भी अर्थ सर हम निकालेंगे तो सार्थक कहलाता है। जब उसका अर्थ निकल जाएगा तो बेटा वह शब्द सार्थक ही होगा। जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा वह सार्थक हो ही नहीं सकता। सार्थक शब्दों के, सार्थक जब तक शब्द नहीं होंगे उसका अर्थ नहीं निकलेगा। सर लोटा ओटा भी तो, सर ओटा भी तो एक शब्द है। हाँ बेटा, लोटा के साथ ओटा जुटा है तो ओटा उस लोटा की गंभीरता को बढ़ा देता है, हम उसको निरर्थक नहीं कह सकते। लोटा के साथ ओटा जोड़ दिए तो समझ जाओ लोटा में पानी है। केवल लोटा जोड़ दिए तो केवल खाली लोटा है। अब वाणी का मतलब समझ में आया? तो जब उसका मतलब हम समझते हैं तो निरर्थक नहीं कर सकते। व्याकरण की दृष्टि से लोग वैसे निरर्थक मानते हैं, लेकिन चाय वाय हम कहते हैं कि चलो चाय वाय पीकर आते हैं, तो चाय के वो साथ जब हम वाय पीते हैं तो वाय का मतलब कि नमकीन भी खाएंगे, बिस्कुट भी खाएंगे, पानी भी पीएंगे, तब चाय पिएंगे। तो केवल कहते कि चाय पीकर आते हैं, केवल चाय पीकर आते। तुम बताओ क्या चाय के साथ वाय निरर्थक होगा? चलो खाना वाना खाते हैं, खाना और पानी, खाना और पानी, क्या वाना शब्द निरर्थक होगा? नो सर। इसको पढ़ा चुके हैं,
ये समाहार द्वंद्व में गिने जाते हैं। इसके अंत में आदि और इत्यादि इत्यादि का प्रयोग होता है समाहार द्वंद्व में। आदि इत्यादि चाय वाय आदि सजीव कर्म के 40 मिनट से ऊपर जा रहा है सर। इसका प्रयोग किया जाता है। 45 मिनट हो गया। सर 40 मिनट से सर ऊपर जा रहा टाइम है। ओवर जा रहा है। टाइम ओवर जा रहा है सर। पूरा क्लास कम हो जाएगा। नहीं कम होगा, बुला लाओ बेटा, देखो समय पूरा। नहीं सर पढ़ाइए आप सर। यस सर, अभी पढ़ाइए। सर आप पढ़ाइए। पढ़ाइए पढ़ाइए आप सर। पढ़ाइए सर। सर पढ़ाइए। अच्छा लग रहा है। सर क्रिया और वाच्य में क्या अंतर है? वाच्य बेटा क्रिया का ही आधार होता है। वाच्य को ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के आधार पर ही हम वाच्य को पढ़ते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य को ही हम क्रिया कहते हैं। जब किसी भी वाक्य को हम किससे पहचानते हैं, तो क्रिया के आधार पर ही हम पहचानते हैं। क्रिया जो है किस पर आश्रित है? यदि कर्ता पर आश्रित है तो कर्तवाच्य, यदि कर्म पर आश्रित है तो कर्मवाच्य, यदि क्रिया स्वयं में आश्रित है यानी क्रिया की स्वयं की प्रधानता है तो भाववाच्य। थैंक यू सर। समझ में आया? थैंक यू सर। एक एग्जांपल बताइए। 40 मिनट चला है क्लास फिर सर। खत्म चल रहा है। एग्जाम्पल एक बता दीजिए सर। नशे में हम नहीं है, समय नशीला है। हेडफोन निकाल दिए। अल्लाह को तो भी नहीं पता। पढ़ावत नहीं है तो हटा। सर पढ़ाइए। चलते हरे राम हो राम। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो हेलो। सारे तेरी एयरफोन नहीं है क्या? देवा